नमस्कार। महापुरुषों का कहना है कि कविता हमें बेहतर इंसान बनने में सहायता करती है। इसलिए ये जरूरी लगता है कि कविता सब तक पहुंचे, सब कविता को जानें और समझें। विशेष रूप से हमारी युवा होती पीढ़ी अर्थात किशोर बच्चे कविता से निकटता बनाएं तो एक बेहतर समाज के निर्माण में उनकी भूमिका सार्थक हो सकती है। किंतु ऐसा तभी संभव है जब हम ये जान लें कि कविता है क्या। कविता का एक छोर जहां कल्पना को आकाश की ऊंचाइयों तक ले जाने की क्षमता रखता है, वहीं जीवन का यथार्थ कविता को धरातल पर लाकर खड़ा कर देता है। यही अंतर्विरोध ही कविता का जनक है। कविता का भाव जगत छात्रों के लिए हमेशा से जिज्ञासा का कारण बनता रहा है। इस चर्चा के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर अजय तिवारी। डॉक्टर तिवारी दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में लंबे अरसे से अध्ययन अध्यापन करते रहे हैं। भाषा, साहित्य और आलोचना के क्षेत्र में महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। उनसे बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर हरिमोहन शर्मा। डॉक्टर शर्मा दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और भाषा साहित्य शिक्षण में उनका विशिष्ट योगदान है। आइए देखते हैं उनकी बातचीत। साथियों नमस्कार। आज हम हिंदी के प्रसिद्ध प्रगतिशील कवि केदारनाथ अग्रवाल और उनकी कविता चंद्रगहना से लौटती बेर पर कार्यक्रम कर रहे हैं। कवि केदारनाथ अग्रवाल प्रेम, सौंदर्य और प्रकृति के अन्यतम कवि हैं। इन पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अजय तिवारी। डॉक्टर तिवारी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर तिवारी, इस बातचीत को शुरू करें उससे पहले अच्छा हो कि हम कवि केदारनाथ अग्रवाल के जीवन के बारे में संक्षिप्त कुछ जानकारी प्राप्त कर लें। हाँ डॉक्टर साहब, केदारनाथ अग्रवाल के जीवन के बारे में बड़ी दिलचस्प बात यह है कि उनका जन्म कब हुआ था उस समय तो बहुत ज़्यादा लोग ध्यान देते नहीं थे जी। इसलिए स्कूल में नाम लिखवाते समय 1 अप्रैल लिखवा दिया गया। अच्छा। 1 अप्रैल फूल्स डे होता है। तो उन्होंने एक महीने में अपने ही परिवार के पैतृक व्यवसाय को उल्लू बनाया। अच्छा। उनके परिवार में आढ़त का और ब्याज का काम होता था। अच्छा। और केदार जी पढ़ने लिखने के रास्ते पे निकल गए। हाँ। वकील हो गए। अच्छा। और कविता लिखने लगे। और इस कविता लिखने के लिए उनके परिवार में उनको काफ़ी परेशान किया जाता था। उनके चाचा जिनके साथ रह के वो पढ़ते थे, वो कविता लिखने पर उनको मारते पीटते थे। हाँ, उन्हें अच्छा नहीं लगता अच्छा नहीं लगता था कि ये कहाँ बर्बाद हो रहा है। हाँ। लेकिन केदार जी इतने दृढ़ थे कि वो कविता लिखते रहे। हाँ। जन्म हुआ था गांव में। बांदा बुंदेलखंड का एक शहर है, उसके भीतर एक गांव है कमासिन। अच्छा। तो कमासिन गांव में पैदा हुए थे और गांव के जीवन को बहुत अच्छी तरह जानते थे जी। और वहाँ गांव में एक तालाब था और उस तालाब के साथ उनके 2 एसोसिएशंस थे। अच्छा। एक तो 1857 के बहुत सारे शहीदों का वहाँ स्मारक था। अच्छा। और दूसरी तरफ उस तालाब के साथ ही एक पुरानी बहुत मूर्ति थी जो एक स्त्री और एक पुरुष की आलिंगनबद्ध मूर्ति थी। अच्छा। तो बचपन से ही एक तरफ क्रांतिकारी विद्रोह की चेतना और एक तरफ प्रेम और सौंदर्य की चेतना जी। उन्हें
अपने गांव के उसी परिवेश से मिली। आगे चल के पढ़ने के लिए वो इलाहाबाद में रहे, कानपुर में रहे, और कानपुर में उन्होंने मजदूर आंदोलन से परिचय किया पाया। अच्छा। और उनके अध्यापक थे, उन लोगों ने उन्हें मार्क्सवादी विचारधारा से परिचित किया। और इस तरह केदार जी की चेतना का लगातार विकास होता गया। और हम देखते हैं कि किसान वाला बोध भी और किसान के जीवन का परिचय भी, और उधर मजदूर वर्ग के साथ परिचय था, वो भी उनकी कविता में लगातार विकसित होता गया। केदार जी की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि उनका जिससे भी संबंध हुआ वो स्थायी संबंध हुआ और पूरे जीवन चला। अच्छा। जैसे लोग प्रेम कविताएं लिखते हैं, जी। केदार जी ने संसार में सबसे ज्यादा प्रेम कविताएं लिखी होंगी, और वो भी अपनी पत्नी के प्रेम पर कविताएं लिखी हैं। अच्छा। उन्होंने बिल्कुल शुरू के दिनों में एक नींद के बादल में लिखा, गया ब्याह में युवती लाने, प्रेम ब्याह कर संग में लाया। और इस तरह पत्नी से आजीवन संबंध रहा। जी। बाद में उनके मित्र बने रामविलास शर्मा, जी। जो बड़े आलोचक थे, निराला जी के यहाँ मिले। वो भी अंतिम समय तक मित्र रहे। और संयोग देखिए, 29 मई 2000 को रामविलास जी की मृत्यु हुई, 3 हफ्ते बाद 22 जून 2000 को केदार जी की मृत्यु हुई। और उनके प्रकाशक भी शिव कुमार सहाय, परिमल प्रकाशन, वो मिले। तो केदार जी ने अपने जीवन काल में और शिव कुमार सहाय के जीवन काल में कहीं और से पुस्तकें नहीं छपवाई, परिमल से छपवाई। तो इस तरह केदार जी गहरे संपर्क, गहरे भाव वाले व्यक्ति थे, और यही उनकी कविता में व्यक्त होता है। इन्हें कुछ पुरस्कार वगैरह भी मिले? हाँ, 2 मुख्य पुरस्कार मिले, बाकी छोटे मोटे तो मिलते रहे। एक अपने समय का बड़ा महत्वपूर्ण पुरस्कार था, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। उसके बाद वो रूस की यात्रा पर गए थे। और रूस की यात्रा से लौट के उन्होंने बस्ती खिले गुलाबों की नाम की पुस्तक लिखी थी। अच्छा। छोटी पुस्तिका है, और वो संस्मरण है, अद्भुत है। और दूसरा 1987 में उन्हें साहित्य अकेडमी का पुरस्कार मिला था। ये 2 बड़े पुरस्कार मिले। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा परिचय दिया, इससे उनकी कविता को समझने में आसानी होगी। अब मैं चंद्र गहना से लौटती बेर कविता के कुछ अंश का पाठ करता हूँ, उसके बाद उसकी व्याख्या करें तो बहुत अच्छा रहेगा। देख आया चंद्र गहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला। एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरैठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है। पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हठीली, देह की पतली कमर की है लचीली, नील फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है, जो छुए यह दूं हृदय का दान उसको। और सरसों की न पूछो, हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी। फाग गाता मास फागुन आ गया है आज जैसे, देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है इस विजन में। दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। डॉक्टर साहब, इस अंश की अगर व्याख्या करें तो? हाँ डॉक्टर साहब, पहले तो चंद्रगहना से लौटती बेर जी। इसमें चंद्रगहना और बेर, बेर का मतलब होता है बार। अच्छा। बेर वैसे एक फल भी होता है। हाँ। लेकिन यहाँ बेर का मतलब है बार। हाँ। तो और चंद्रगहना एक गांव है। अच्छा। वो बहुत अस्वस्थ हो गए थे, तो उन्हें विश्राम करने के लिए और स्वास्थ्य लाभ करने के लिए सलाह मिली थी डॉक्टर की। तो वो चंद्रगहना नाम के गांव में 2 महीने जाके रहे। अच्छा। अब वहां से वो समय बिता के स्वस्थ होकर लौट रहे हैं। तो रास्ते में, दिन का समय है, रास्ते में एक जगह वो खेत की मेड़ पर बैठ गए। अच्छा। अब उस खेत की मेड़ पर बैठ के वो जो दृश्य देख रहे हैं, उस दृश्य का वर्णन कर रहे हैं। क्या बात है। तो इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि साक्षात देखे जाते हुए दृश्य का वर्णन है। और इसलिए आप देखें कि जब कोई भी व्यक्ति इस कविता को पढ़ता है तो उसकी कल्पना में भी वो दृश्य सजीव हो जाते हैं। और इसलिए बच्चे भी जब इस कविता को पढ़ेंगे तो वो दृश्य, भले उससे वो ठीक से परिचित ना हो पहले से, लेकिन वो दृश्य उनकी आंखों के सामने उपस्थित हो जाएगा। इसलिए कविता बड़ा प्रभाव छोड़ती है। अब दूसरी बात देखिए आप कि जो शुरुआत है कविता की काफी दूर तक वो खेतों का वर्णन है। चना है, अलसी है, सरसों है, तो ये फसलें हैं, इनका वर्णन कर रहे हैं। और जहां आपने समाप्त किया इस खंड को, इस कविता के, तो वो व्यापारिक नगर से दूर है। तो आप देखें कि एक तरफ किसान की सभ्यता है जिसके सौंदर्य का वर्णन किया जा रहा है,
और दूसरी तरफ व्यापारिक नगर है जिससे अभी ये दूर है, इसलिए ये प्रेम की भूमि है और अभी उपजाऊ है। तो एक विरोधाभास दोनों के बीच में दिखाया गया है। और इसलिए कि अगर व्यापार से दूर किसान का ये जीवन बहुत उपजाऊ है तो इसका मतलब है कि व्यापारिक सभ्यता इस प्रेम की दुनिया से अलग है या उसके विरुद्ध है। जी जी जी। तो आप जानते ही हैं व्यापार की दुनिया तो स्वार्थ और लाभ की दुनिया है, लेकिन प्रेम तो स्वार्थ और लाभ के विपरीत है, उल्टा है जी। प्रेम तो दूसरे के प्रति अपना कर्तव्य है, लेकिन व्यापार तो कर्तव्य नहीं है, व्यापार तो लाभ है, स्वार्थ है। तो इस तरह इन्होंने एक चीज के सामने दूसरी चीज के सौंदर्य को उद्घाटित किया है। इनके पूरे इस अंश की सबसे मुख्य चीज ये है। अब दूसरी चीज आप देखें इसमें कि किसान अपने फसल को अपने प्रियजन की तरह देखता है। और इसलिए यहाँ जिन जिन चीजों का उल्लेख हुआ है उनको जीते जागते इंसान की तरह देखा गया है। जैसे छोटा सा चना है तो वो सिर पे पगड़ी बांध के, मुरैठा माने पगड़ी बांध के सज के खड़ा है। और पगड़ी किस रंग की है? गुलाबी रंग की। और आप देखते हैं शादी ब्याह में दूल्हा और उसके घर के लोग गुलाबी पगड़ी बांध के जाते हैं। क्या बात है। तो वो दूल्हा बना हुआ है गुलाबी पगड़ी बांध के चना। अब बगल में आप देखें हठीली अलसी भी है। तो हठीली इसलिए है कि अलसी अलग से नहीं बोई जाती, अलसी चने के खेत में ही यहाँ वहां छिटका दी जाती है। तो ठिगने कद का चना और उसके ऊपर लंबी हठीली लंबी अलसी उठी है। तो चने के खेत में पतली लंबी अलसी उगी हुई है, इसलिए उसको हठीली कहा गया है। अच्छा, माने वो हठ है उसकी, वो चने के खेत में उगाई है। अच्छा, अब आप देखें कि चने का जो फूल है वो गुलाबी है और अलसी का फूल नीला है। तो इस तरह से उन्होंने रंगों का वो किया है। और दूसरे कृषि का ज्ञान है इस कवि को, वो किसानी जीवन को जानता है। वो जानता है कि अलसी चने के खेत में बोई जाती है। तो इस तरह से ये दूसरी बात दिखाई पड़ती है। अब वो अलसी है, कह रही है कि मेरे फूल को जो छू लेगा मैं उसको हृदय का दान दे दूं। अब हृदय का दान देने का मतलब है कि वो जैसे वो भी प्रेम करने के लिए प्रस्तुत है, लेकिन वो चने की खेत की है, इसलिए चने से उसका प्रेम नहीं हो सकता। वो चने की बहन की तरह समझ लीजिए। अच्छा, अब आप देखें दूसरी तरफ आता है कि और सरसों की न पूछो हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी। तो इधर चने का खेत है, उधर सरसों का खेत है, दोनों के खेत अलग अलग होते हैं। तो सामने सरसों का खेत है और वो सरसों पीले रंग की सरसों, मानो हाथ पीले हैं उसके, और वो ब्याह के मंडप में पधारी हुई है। और इस तरह चने से सरसों तक वो ब्याह का एक रूपक बना देते हैं। अच्छा, है ना। आप देखें। और तीसरी बात ये देखने की है इसमें कि गुलाबी, नीला, पीला रंगों का मानो उत्सव दिखा रहे हैं। तो ये जो फागुन का मास है यानी वसंत की ऋतु है, वो तो रंगों का उत्सव लेके आती ही है। वो सौंदर्य की ऋतु है। और इस पर कवियों ने हमेशा लिखा है। कालिदास ने लिखा है, वाल्मीकि ने लिखा है, और भवभूत ने लिखा है, तुलसी ने लिखा है, सब ने लिखा है। तो केदार भी लिख रहे हैं, निराला ने लिखा है, केदार भी लिख रहे हैं। लेकिन केदार अपनी आंख से देख रहे हैं, अपने साक्षात जो देख रहे हैं उसका वर्णन कर रहे हैं। अच्छा, हाथ पीले हैं कर लिए हैं उसने। सयानी का मतलब युवा, बड़ी। सयानी का मतलब होता है सयाना हो जाना, बड़ा। सयाना मतलब चतुर वाला अर्थ यहाँ नहीं है, यहाँ उसके युवा होने का अर्थ है। और वो हाथ पीले कर लिए हैं, इस लायक हो गई है। अब इसके बाद कहते हैं कि ये सारा दृश्य है, तो मानो ये सारा दृश्य एक राग पैदा कर रहा है, और उस राग के कारण फागुन मास गीत गाता हुआ मानो आज आ गया है। स्वयंवर में, स्वयंवर उसके बाद है। अच्छा, तो आ गया है। तो जब फागुन मास आ गया है, तो फागुन तो श्रृंगार की ऋतु है, सौंदर्य की ऋतु है। तो इसलिए कहते हैं कि अब ये सारा दृश्य है और ये सब मिलके फागुन मास का बोध करा रहे हैं। मैंने हम देख रहे हैं कि आज फागुन आ गया है, तब लगता है कि देखता हूं मैं स्वयंवर हो रहा है। क्या बात। ये सब मिलने के बाद उन्हें लगता है कि स्वयंवर हो रहा है। और प्रकृति का जो अनुराग अंचल है, यानी प्रकृति का ये जो अंचल माने क्षेत्र, ये दृश्य है, ये भूखंड है, ये जो प्रकृति का क्षेत्र है, ये
अनुराग के कारण हिल रहा है। इसमें अब हवा चल रही है ना, बसंत में हवा चलती है और बसंती हवा भी इनकी एक कविता है। तो उस हवा में ये जो हिल रहा है सब कुछ, ये पौधे हिल रहे हैं, तो लगता है प्रकृति के प्रेम का आंचल हिल रहा है। कहाँ? इस विजन में। जहां वो बैठे हैं वहां विजन यानी निर्जन है, वहां लोग बाग नहीं है। केदार अकेले बैठे देख रहे हैं और मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला। पहले तो वो अकेला है, इसलिए दूसरे लोग नहीं हैं और इसलिए तन्मय होकर उसको देख रहे हैं। ये विजन है। और कहते हैं कि ये जो विजन है यानी निर्जन इलाका है, प्रकृति ही केवल यहाँ है। क्या बात। तो यहाँ व्यापारिक नगर का कोई चिन्ह नहीं है, उसका कोई असर नहीं है, इसलिए ये अभी प्रेम की बहुत उपजाऊ भूमि है। क्या बात है डॉक्टर साहब। अब मैं दूसरा अंश इस कविता का पढ़ रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब। और पैरों के तले है एक पोखर, उठ रही इसमें लहरियाँ, नील तल में जो उगी है घास भूरी, ले रही वह भी लहरियाँ। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभा आँख को चकमकाता, हैं कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है, चट दबाकर चोंच में नीचे गले के डालता है। एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। और यहीं से भूमि ऊंची है जहाँ से रेल की पटरी गई है, ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, जाना नहीं है। जी डॉक्टर साहब। अब इसकी थोड़ी सी व्याख्या करें हमारे विद्यार्थियों के लिए। देखिए, इसकी व्याख्या के लिए कुछ सूत्रों पर बात करना चाहिए क्योंकि अर्थ तो बहुत स्पष्ट है। अर्थ का यह है कि अब पहले खेतों का दृश्य था, फिर उसके बाद ये दृश्य है पोखर का, और पोखर के साथ वो वहां तक, और पोखर के मैंने पोखर और उसके आसपास का पूरा दृश्य है। तो एक तरफ खेत था, दूसरी तरफ पोखर यानी तालाब है। तो खेत और तालाब, ये तालाब भी वहीं गांव में, और गांव में पहले बहुत तालाब होते थे। तो उसका दृश्य, उसके तालाब के दृश्य में 4-5 चित्र आए हैं। तो ये चित्र तो बहुत सहज चित्र है, ऐसा होता ही है। अब इनके बारे में सोचना है तो आप देखिए, इसके पहले जो भी चना, अलसी, सरसों आए थे, तो एक तरफ व्यापारी चतुरता थी, उसका नफा नुकसान था, दूसरी तरफ सहजता और निश्चलता थी। इस सहजता और निश्चलता से वो प्रेम का संबंध जुड़ा हुआ था। अब यहाँ उस सहजता निश्चलता के आगे का एक दूसरा संकेत आता है। पहले तो पोखर है, वो पैरों के नीचे है और उसमें लहरियां उठ रही हैं। अब आप देखें कि वो पानी उस तालाब का कितना साफ है कि उसके अंदर जो भूरे रंग की घास उगी हुई है, नीले पानी में भूरे रंग की घास, और वो भी हिल रही है। यानी पानी हिल रहा है तो घास भी हिलती हुई दिख रही है, घास हिल भी रही है। तो अब आप देखें, ये जो कंपित दृश्य है, गतिशील दृश्य है, गतिशील तो है लेकिन कंपित, कांपता हुआ। इसका जो कंपन है, ये सौंदर्य का कंपन है, ये डर का कंपन नहीं है। तो इस दृश्य की खूबसूरती अपने आप अनुभव करने की चीज है। तो पहली बात तो इसमें ये है। उसके बाद आप देखें कि उसी जल में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है। ये दिन का सूर्य है, सुबह का सूर्य पीला होता है, शाम का सूर्य सिंदूरी होता है। ये दिन का सूर्य है, इसलिए वो चांदी के खंभे जैसा लग रहा है। गोल खंभा बड़ा सा। अब सूर्य है, सूर्य तो गोला होता है, खंभा क्यों है? इसलिए कि लहर पे जब उसका बिंब पड़ता है तो एक तरह नहीं पड़ता, वो लंबा खिंचता हुआ दिखता है। तो उस दृश्य का सौंदर्य कवि दिखाता है। देखिए कैसे। अब वो उसकी चमक आंख को चकमका रही है। इस चकमकाने शब्द में आंख में जो उसकी ज्योति आती है और उससे चकाचौंध होती है, वो इस शब्द से ही जीवित सजीव हो जाता है। क्या बात है। फिर आप देखें, पत्थर किनारे पड़े हुए हैं, तो नदी के किनारे पत्थर है, पानी में वो स्पर्श कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये पत्थर पानी को पी रहे हैं, जैसे कोई खरगोश आता है, कोई जीव आता है, पानी पीता है झुक के, तो पत्थर मानो वहां पानी पी रहे हैं और पता नहीं इन पत्थरों की प्यास कब बुझेगी, यानी लगातार पीते जा रहे हैं। ये जा नहीं रहे, यानी पत्थर वहां मौजूद हैं।
लेकिन इतना ही नहीं है, एक बगुला खड़ा है, अच्छा। ध्यान निद्रा लगाए हुए। अब उसकी ध्यान निद्रा कब टूटती है? जब उसको एक मछली दिखाई पड़ती है, खट से उसको मछली को निगल लेता है। और इतना ही नहीं है, एक काले मत्थे वाली चिड़िया है, चतुर चिड़िया है, और वो अपने सफेद पंखों के साथ मछली को देखते ही झपट्टा मारती है जल में। और वो मछली कैसी है? वो सफेद चटुल मछली, चटुल मछली, यानी अब मछलियां सफेद भी होती हैं और चमचमाती हैं, जी, जी, और जी। चटुल में उसकी चंचलता। हाँ। तो जब सफेद मछली, चंचल सफेद मछली होगी तो कैसे झिलमिला रही क्या बात होगी। है। तो उसकी भी सुंदरता को उन्होंने एक पल की सुंदरता को पकड़ अंकित ली। किया है, और उसको लेके वो उड़ जाती है। जी, जी, तो बगुला तो एक बार में निगल लेता है, छोटा पक्षी वो लेके उसको उड़ जाता है, बाद में जाके खाएगा। इस तरह आप देखें कि एक पूरा दृश्य यहाँ बनता है। अब यहाँ छोटी छोटी 2-3 बातों पर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ। पहले तो ये दृश्य वर्णन जो किया गया है, आप इसमें भी देखें कि इन सारे दृश्यों में जो आए हैं बिंब, ये मनुष्य जैसे हैं, ये प्रतीक नहीं है। अच्छा। ये मतलब जैसे सचमुच जी रहे हैं, काम कर रहे हैं। दूसरी चीज ये देखने की है कि यहाँ पर दूसरे तरह का दृश्य है। ये सिर्फ प्रेम नहीं है, यहाँ वो खा रहा है, ये सिर्फ प्रेम नहीं है, ये अपना जीवन पालन करना है, उसके लिए दूसरे को वो खा लेता है। यानी प्रकृति में केवल एक तरह का दृश्य नहीं है, प्रकृति एक ऐसा जीवन है जहां अनेक तरह के दृश्य हैं और एक दूसरे के विपरीत जाने वाले दृश्य भी हैं। तो ये जो है, इस तरह से जो प्रकृति का सारा दृश्य बनता है, वो अनेक परस्पर विरोधी बातों से मिलके बनता है। ठीक है। और अंतिम बात ये देखिए कि कवि ने इसके जरिए एक जो भरा पूरा चित्र हमारे आंख के सामने उपस्थित किया है, खेत से लेके पोखर और वहां की इन सारी चीजों तक, इसका जो चित्रण करता है, तो पढ़ने वाले की भी कल्पना इससे जाग जाती है। और वो केवल जितना कहा उतना नहीं देखता है, जब वो इन दृश्यों को देखता है तो उसके मन में भाव की लहरें उठती हैं, जैसे जल में लहरें उठ रही थीं। तो ये उनकी बड़ी विशेषता है। जी। मैं तीसरा अंश पढ़ रहा हूँ कविता का। अच्छा, हाँ, आपने एक चीज अंत में कही थी, वो छूट गया मुझसे कि और यहीं से भूमि ऊंची है जहां से रेल की पटरी गई है, ट्रेन का टाइम नहीं है। तो वो जो व्यापारिक नगर था, व्यापारिक नगर का अस्तित्व तो है, उससे जोड़ने वाली रेल भी है। अच्छा। हाँ, बस उस ट्रेन का टाइम अभी नहीं है, तो इसलिए उनका मन उससे निश्चिंत है, और यहाँ वो स्वच्छंद होके बैठे हुए हैं, ये फिक्र नहीं है कि हमको जाना है। क्या बात है। तो इस तरह क्या से बात है। नहीं, ध्यान में वो व्यापारिक नगर का जो कंट्रास्ट है, उसका विरोध है, वो है। तीसरा अंश है सर, चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियां दूर दिशाओं तक फैली हैं, बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं, सुन पड़ता है मीठा रस टपकाता सुग्गे का स्वर टें 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 टें, सुन पड़ता है वनस्थली का हृदय चीरता उठता गिरता सारस का स्वर टिरटों टिरटों, मन होता है उड़ जाऊं मैं पर फैलाए सारस के संग, जहां जुगल जोड़ी रहती है हरे खेत में, सच्ची प्रेम कहानी सुन लूं चुप्पे चुप्पे। अब आप डॉक्टर साहब इसमें देखें कि पहली चीज तो ये देखिए कि चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियां, यहाँ लय बदल गई है कविता की। बिल्कुल। उसके पहले लय दूसरी है ना, एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों को के झपाटे मार फौरन, तो लय बदल गई है। इसका मतलब है कि कवि ने वो अंश पहले लिखा है, ये अंश उसके कुछ बाद लिखा है, तो उसको पुरानी लय भूल गई है, वो नई लय में लिख रहा है। तो इसलिए कविता का यहाँ सिर्फ लय परिवर्तन नहीं होता है, कविता के अब तक के दृश्य का भी परिवर्तन हो जाता है, लेकिन अंदर की संवेदना जुड़ी हुई है। हम देखते हैं छोटी छोटी 2-3 बातों से। पहली बात तो ये कि आप देखें यहाँ जो वहां सौंदर्य का सुंदर दृश्य था, यहाँ उसके विपरीत दृश्य है। बांझ भूमि है, रीवा के पेड़ हैं, कांटेदार कुरूप हैं, तो ये सारा सौंदर्य के उल्टा है, विपरीत है। तो रीवा तो एक झाड़ झंखाड़ वाला पेड़ होता है, तो कटीला पेड़, उसमें पत्तियां बहुत नहीं होती हैं, और वो
बांदा और उसके आसपास चित्रकूट, ये जो पथरीला इलाका है, तो वहां पर वो पेड़ होते हैं। तो ये पहली बात तो ये है। जी जी जी। दूसरी बात यह है कि प्रकृति जो है, जैसे वहां दो तरह की चीजें थी, यहाँ उससे अलग तीसरे तरह की चीज यहाँ है। तो इन सब चीजों से मिलके प्रकृति बनती है, और इसी कारण कविता अच्छी बनती है कि प्रकृति की समग्रता को वो अपनाती है। दूसरी बात आप देखें कि पहले आया था कि उसका हृदय चीरकर वो बगुला मछली को ले लेता है, और यहां आता है कि वनस्थली का हृदय चीरकर। तो ये जो ऐसी वनस्थली है जो उबड़ खाबड़ झाड़ झंखाड़ वाली, इसके हृदय को चीरने पे क्या होता है कि उसका जो सुग्गे का स्वर है, सारस का स्वर है, वो अच्छा लगता है। तो वो कह रहे हैं इसलिए कि मैं इन सारसों के साथ जाऊं और सच्ची प्रेम कहानी सुन लूं। क्या बात है। मतलब ये कि जो मनुष्य है, जो व्यापार से भी जुड़ा हुआ है, उसके संबंधों में तो स्वार्थ मिला हुआ है जी। लेकिन ये जो पक्षी हैं, ये जो जीव हैं, प्रकृति के तत्व हैं, इनके भीतर स्वार्थ संबंध नहीं है। इसलिए सच्ची प्रेम कथा वहीं मिलेगी। तो कभी इन स्वार्थ संबंधों से छूट जाता है वहां उस दृश्य में बैठे बैठे, और इनके साथ जाके सच्ची प्रेम कथा सुनना चाहता है। ये एक नया अनुभव। क्या बात डॉक्टर साहब, आपने सारे तत्वों को इसमें पकड़ लिया है। बस मेरे मन में एक अंतिम प्रश्न है कि इस कविता में जहां तहां प्रकृति का बड़ा सजीव स्वरूप मिलता है, कैसे हम मानवीकरण कह सकते हैं? हाँ डॉक्टर साहब, मानवीकरण है, लेकिन ये जो पहले छायावादी मानवीकरण था उससे अलग है। पहली बात तो ये कि मानवीकरण का मतलब होता है कि प्रकृति को मनुष्य की तरह काम करते, सोचते, चलते फिरते दिखाया जाए। तो वहां बराबर दिखाते हैं, ये खेत वाले दृश्य में भी और पत्थर वाले दृश्य में भी और बाकी आगे भी। तो जहां जहां ये जो प्रकृति के प्राणी हैं, सजीव या निर्जीव, ये मनुष्य जैसा व्यवहार कर रहे हैं, वो देखने में मानवीकरण जैसा है। लेकिन यहाँ मानवीकरण नहीं किया गया, क्योंकि मानवीकरण अलंकार है। अच्छा। यहाँ पूरे दृश्य को उन्होंने जीवन के दृश्य के समानांतर पेश किया है। अच्छा। इसलिए ये मानवीकरण से थोड़ा आगे की चीज है। अच्छा। यानी प्रकृति का सजीव चित्रण है। ये इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात है। अंतिम बात यह है इसमें कि जब ये दोनों चीजें मिलाते हैं तो प्रकृति और मनुष्य जी का जीवन, ये संस्कृति है, तो प्रकृति और संस्कृति के बीच जो आपसदारी है, दोनों के बीच जो अटूट संबंध है, क्या बात है, ये कवि उसको रेखांकित करता है। और ये एक नया संकेत है, यही इस कविता का मूल संदेश है। क्या बात। डॉक्टर तिवारी, आपने कवि केदारनाथ अग्रवाल की इस कविता की जो मार्मिक बिंदुओं को उपस्थित कर दिया है, उससे हमारे विद्यार्थियों को बहुत लाभ होगा और इससे सभी लाभान्वित हो गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। नमस्कार। साथियों, अभी डॉक्टर अजय तिवारी ने आधुनिक कवि केदारनाथ अग्रवाल और उनकी कविता चंद्रगहना से लौटती बेर से जुड़े जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला है, वह हमारे विद्यार्थियों के लिए न केवल ज्ञानवर्धक और उपयोगी है, बल्कि कविता संबंधी उनकी समझ को नए आयाम और विस्तार प्रदान करता है। फिर भी आप लोगों के मन में कोई प्रश्न और जिज्ञासा हो तो आप अपने साथियों से और अपने अध्यापकों से चर्चा करें। अध्यापकों से विशेष अनुरोध है कि पाठ पढ़ाते समय विद्यार्थियों में प्रश्नाकुलता पैदा करें, अर्थात प्रश्न पूछने को प्रेरित करें। चर्चा परिचर्चा करते हुए प्रश्नों का समाधान करें। संभव हो तो हमें भी पत्र लिखें। हमारा पता है संयुक्त निदेशक CIET, चाचा नेहरू भवन, NCERT, श्री अरविंद मार्ग,